इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला तो पार्ट मैंने आपसे क्लियर कर दिया था, बट अभी स्टार्ट करते हैं लाइक ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स में पर बेसिक बातें होंगी। आज ऑप्टिक्स पूरी तरह से स्टार्ट तो नहीं करूँगा, छोटा सा वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ ऑप्टिक्स में, जिसमें हम लोग छोटी छोटी बातें करेंगे। पहले किस तरह से ऑप्टिक्स की स्टार्ट और कहाँ पे क्या क्या चीज़ें लेके गए हम लोग, है ना। तो थोड़ा सा मज़ा आएगा आपको, थोड़ा सा फील करने में, समझने में, है ना। और हम लोग चूँकि वेव भी पढ़ चुके हैं 11th में, पूरा अपना कंप्लीट कर चुके हैं, और थर्मल भी कर चुके हैं। सिलेबस तो अपना 11th का ऑलरेडी खत्म ही हो गया था, तो उसको थोड़ा बहुत यूज़ करके आपको थोड़ा कुछ सिखाऊंगा, मज़ा आएगी, मतलब थोड़ा, है ना। और इतना कोई जल्दी है नहीं, क्योंकि ये तो नया टॉपिक है ऑप्टिक्स, तो इसमें सब धीरे धीरे से ही समझना है, आराम से। ओके, तो चलो सब लोग अच्छे से कंसंट्रेट करेंगे और समझेंगे। अच्छा चलो, चाहे एक बात बताओ, एक चीज सोच के देखो, हमने वेब में एक छोटी सी बात पढ़ी थी, अगर तुम्हें याद हो तो। हमने वेब में ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, बट पहले थोड़ा सा उसको रिलेट करते हैं दूर से। याद करो, हमने ऐसे बोला था कि अगर मान लो ये एक वेव कैसे ट्रेवल करती है। याद करो, हमने बहुत बेसिक बात करी थी कि वेव इस तरह से मूव करती है, समझ आया। और मैंने कहा था कि अगर ये वेव वेलोसिटी है, ये क्या है, वेव वेलोसिटी v, तो v स्पीड से कौन ट्रेवल कर रहा है, कौन जा रहा है। सोच के देखो, कौन जा रहा है, पार्टिकल जा रहा है, क्या चल रहा है, v वेलोसिटी से क्या आगे बढ़ रहा है। अब तुम कहोगे वेव आगे जा रही है, वेव नहीं, मतलब थोड़ा इसका वैसा रीजन बताओ कि क्या आगे मूव करता जा रहा है। क्या पार्टिकल आगे मूव करते हुए जा रहे हैं, कि कोई और चीजें जो आगे मूव करती हुई जा रही है। v वेलोसिटी, v क्या है, वेव वेलोसिटी। थोड़ा मैं पीछे से रिलेट करूंगा, मतलब वेव नहीं पढ़ाने जा रहा हूं, बट हाँ, चूंकि वेव हम पढ़ चुके हैं और ये मैंने तुम्हें कराया भी है, बहुत अच्छे डिटेल में ये सब चीजें कराई थी। तो v वेलोसिटी से क्या आगे मूव कर रहा है, ये समझना है। तो मैं क्यों बताऊं, अच्छा सोच के देखो, बहुत लॉजिकली सोचो। मैंने तुम्हें ये बात बताई थी और इसका इक्वेशन भी प्रूव किया था एक बार, एनर्जी का। तो ये v वेलोसिटी से क्या ट्रेवल कर रहा है आगे की तरफ, एनर्जी। याद करो, हमने कहा था कि जो वेव जाती है उसमें क्या एनर्जी प्रोपोगेट करती है। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये प्रोग्रेसिव वेव की तरह है कि नहीं है। तो यहाँ क्या आगे बढ़ रहा है, एनर्जी। तो पार्टिकल आगे नहीं जाते, कुछ बच्चों को लगता है पार्टिकल आगे जा रहा है, पार्टिकल थोड़ी ना आगे जा रहा है। तो सोच के देख, अगर मान ले वहां पे एक रस्सी बांध लो और उस रस्सी को तुम ऐसे पकड़ लो हाथ में, ठीक है, और ऐसे इस तरह से उसको वो करो, लाइक उसमें एक जर्क दो। तो इस तरह से जर्क दोगे तो क्या ये हाथ वाले पार्टिकल्स धीरे धीरे मूव करके वहां पहुंच गए, नहीं, हाथ वाले पार्टिकल्स तो यही है ना। रस्सी को तुमने यहाँ पे पकड़ के रखा है, तो ये पार्टिकल्स तो यहीं पे, ये तो आगे ट्रेवल करके नहीं गए। तो फिर आगे ट्रेवल करके क्या गया, जब तुमने इसे रस्सी को किया तो क्या गया है, एनर्जी आगे ट्रेवल करके गई। कितनी स्पीड से, वेव वेलोसिटी से। जितनी वेव की स्पीड होगी उतनी वेलोसिटी से वो एनर्जी ट्रेवल करके गई है। पार्टिकल की वेलोसिटी होती है तो पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करते हैं, ये सब पूरा डिटेल में पढ़ा है हम लोगों ने, ना, थोड़ा उससे रिलेट कर रहा हूं, तो इसलिए थोड़ा समझना। तो ऐसे जब हमने इसको जर्क दिया तो ये आगे चले गए। और याद करो, इसमें थोड़ी सी और बात करते हैं, यानी कि वी वेलोसिटी से क्या आगे जा रहा है, एनर्जी। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, इसी तरह से तुम्हारे 12th में है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरा आएगा। तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली लाइट रे होती है, उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। वो भी आएगा, थोड़ा सा समझना भी, पहले थोड़ी बातें और इसमें कर लेते हैं। तो मुझे अच्छा बताओ, ये चीज क्या है, ये लेंथ कितनी है, सोच के बताओ, ये क्या, सबको आना चाहिए, ये पढ़ चुके हो, नालायकी मत करना। यहां से यहां तक ये डिस्टेंस क्या है, लैम्डा। लैम्डा क्या होता था, वेवलेंथ। अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, अब एक छोटी सी बात है, इसमें एक और चीज रिलेट करते हैं, देखो। तो सोच के देखो, जब तुमने मान लो एक रस्सी तुमने पकड़ रखी है यहां पे, ठीक है, और इस रस्सी को जब तुमने ऑसिलेट किया, मतलब कैसे करा, सुन ध्यान से समझना, ध्यान देना इधर, ऐसे लेके ये और ये। सोच कहां से स्टार्ट किया था, यहां से स्टार्ट किया था, ये ऊपर गए ऐसे, मतलब ये मैं स्लो मोशन में दिखा रहा हूं, है ना, वो ऐसे कोई वेव नहीं गिरी है, वो तो ऐसे करना पड़ता है ना। लेकिन स्लो मोशन में देखो, इस जगह पे थे, यहां से ऊपर ले गए ये, फिर उसी जगह पे आए, फिर नीचे, फिर ये, क्या एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। तो सोच, एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगा उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। समझ में आया, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, टी से। उसको कैसे डिफाइन करते हैं, टी से। अब जरा सोचे, देखो ढंग से समझना। अगर मैं इसको इस तरीके से ऐसे कर रहा हूं, तो सोच के देख, क्या मैंने ऐसे करने में एक एनर्जी पैकेट को फेंका होगा आगे की तरफ। एज्यूम करो ना, एक एनर्जी आगे की तरफ ट्रेवल करी, तो सोच वो एनर्जी ट्रेवल करी। ध्यान से समझना, जैसे मैंने इसको ऐसे ऑसिलेट किया, ये गया, ये गया, ये और ये, इसमें कितना टाइम लगा, टी। सोच वो एनर्जी पैकेट टी टाइम में कितना आगे चला जाएगा, क्या वही वेवलेंथ है। समझ आया। और उस एनर्जी पैकेट की स्पीड कितनी है, v। तो क्या हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू v इंटू टी।
कोई डाउट होना नहीं चाहिए, बहुत बेसिक बात है, सबको समझ में आ रहा है। वो एनर्जी पैकेट जो हमने फेंका या आगे की ट्रेवल करके गया, वो एक ऑसिलेशन में जितना आगे जाएगा वही तो टाइम, एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना है, टी, और कितनी वेलोसिटी से वो आगे जा रहा है, उसकी स्पीड कितनी, वी, तो वी इंटू टी। अब जरा सोच के देखो, क्या इसको तुम लिख सकते हो, अगर इसको नीचे ले आओ तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी, और क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। समझ आया? तो ये बात याद रख लेना, इसका यूज मैं आगे करूंगा, तो ये तुम्हें थोड़ा समझना होगा। यहाँ लैम्डा क्या, वेव लेंथ, और एफ क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। ओके, इतना अंडरस्टैंड हुआ? अब जरा सोच के देखो, जो मैं बात कर रहा हूं ऑप्टिक्स की, उस ऑप्टिक्स के एक्चुअली मैं स्टार्ट कर सकता था बहुत बेसिक से, लाइट रे बनाता और सिंपल प्लेन मिरर और वो सब कहानी स्टार्ट हो जाती, बट मैं चाहता हूं कि थोड़ा तुम रिलेट करो, समझो कि कहां से ये सब चीजें आई और किस तरह से आई। अब होता क्या है कि ये जो वेव है, बेसिक याद करो, हमने तुम्हें जब शुरुआत की थी वेव की, तो मैंने तुम्हें उसमें वेव का क्लासिफिकेशन बताया था, और मैंने उस समय तुमसे ये कहा था कि वेव दो टाइप की होती है। कौन कौन से टाइप होते हैं? एक होती है मैकेनिकल वेव और होती है नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है ना? मैकेनिकल वेव का मतलब क्या था, जरा बताओ। मैकेनिकल वेव का मतलब ये था कि जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है मैकेनिकल वेव। ठीक है? और नॉन मैकेनिकल वेव क्या होती है? नॉन मैकेनिकल वेव वो होती है जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो कैसी होती है? नॉन मैकेनिकल वेव। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैंने एग्जांपल भी दिया था उस समय कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो कैसी है? नॉन मैकेनिकल वेव, उसमें कोई भी हमें मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती है, उसकी वजह से वेव आगे बढ़ती है। बात समझ में आ रही है? मतलब तुम ऐसे सोचो, सोच के देखो, अगर मैं इस रूम में वैक्यूम कर दूं, पूरा वैक्यूम, ठीक है, तो मैं जो बोल रहा हूं तुम्हें सुनाई नहीं देगा, मतलब ऐसी फील आएगी कि मैं कुछ चला रहा हूं ऐसे था, पर तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो मैं बोल रहा हूं तुम सुन पा रहे हो केवल इस वजह से क्योंकि यहां पे रूम के अंदर डस्ट पार्टिकल और बहुत सारी गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें वाइब्रेशन हो रहा है और साउंड ट्रेवल करके तुम्हारे पास तक आ रहा है। अदरवाइज तुम सुन ही नहीं सकते हो ना। अगर यहाँ पे हम पूरा का पूरा वैक्यूम क्रिएट कर दें तो मैं बस मुंह चलाता रहूंगा लेकिन तुम्हें कुछ भी सुनाई नहीं देगा। ये बात समझ में? तो सोच, साउंड वेव कैसी है? मैकेनिकल वेव। अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अब सोचो, यहां कुछ भी कर दो, अगर एक लाइट को ट्रेवल करना है तो बहुत आसानी से पहुंच सकती है। ये बात समझ में? तो जो बेसिकली हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि हम एक छोटी सी बात ये समझाना चाह रहे हैं कि जो लाइट वेव है, जो लाइट जो ट्रेवल करती है, बेसिकली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती कैसे, तुम्हें थोड़ा समझना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है कि अगर तुम ये ऐसे मान लो, सपोज ये डायरेक्शन जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को मान सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड अभी तुम्हें आएगा आगे, बट अभी थोड़ा ऐसे सुना होगा 10th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ये मैग्नेटिक फील्ड है और सपोज ये तुम मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना? तो इनका ऑसिलेशन कुछ इस तरह से होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से ऑसिलेट करती है और मैग्नेटिक फील्ड ये ऑसिलेशन, तो ये इस तरह से ट्रेवल करते हैं ऐसे। बात समझ में आ रही? मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और वेव जा किधर रही? इधर। तो इधर क्या बढ़ रही है? एनर्जी। इधर एनर्जी जा रही है। बात समझ में आ रही है? और चूंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट वेव है, तो सोचो लाइट की स्पीड कितनी होती है, ये मैं पहले से पता है। तो लाइट की स्पीड हम क्या लिखते हैं? c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बहुत ज्यादा स्पीड है। तो यानी कि हम जो यहां पे v लिख रहे हैं, क्या एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए वो v की स्पीड क्या c है? लाइट की स्पीड। यार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब वो कुछ इस तरह का मोशन होता है कि अगर तुम ऐसे देखो, तुम सोच के देखो, अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट हो रही है इस तरह से, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे ऑसिलेट? 3D में बना, थोड़ा ध्यान देना। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये ऑसिलेशन इस तरह से हो रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो इधर कितनी स्पीड से लाइट जा रही होगी? v। और v है क्या? बेसिकली लाइट ट्रेवल कर रही है, तो ये c है। अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ? तो ये ऑसिलेशन कैसा हुआ? देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑसिलेशन अगर इधर की तरफ वेव ट्रेवल करके जा रही है, यानी एनर्जी इधर जा रही है, तो इनका ऑसिलेशन कैसे होगा? इस तरीका। ये ऑसिलेशन होगा और ये आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे से। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये आगे स्पीड किसकी? लाइट की। अंडरस्टैंड हो रहा है? तो ये छोटा सा पार्ट है, थोड़ा इसको समझना होगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अभी शायद तुमने उतना नहीं सुना होगा, बट ये 12th में ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक स्पेक्ट्रम होता है जो शायद तुम्हें उतना ज्यादा आइडिया नहीं होगा। देखो एक्चुअली में क्या है यार, देखो कोई भी चीज जो हमें नजर आती है वो रिफ्लेक्शन के थ्रू नजर आती है। हमें ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट करके आती है और वो रिफ्लेक्ट करके जाती है, जिससे हमें कोई दूसरा बंदा देख पाता है ना?
जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, तुम लाइक सुबह सुबह उठते हो और शीशे में अपना शक्ल देख के डर जाते हो, मतलब समझ रहे हो ना, तो वो कैसे दिखाई दे रहा है, रिफ्लेक्शन। तो कहने का सिंपल मतलब ये होता है कि हम वही चीज पे आएंगे कि कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कैसे दिख रहा है, उसकी बातें हम रिफ्लेक्शन से करेंगे। बट उससे पहले तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका क्या एडवांटेज है, वो पार्ट क्यों उठाया जा रहा है, ये तुम्हें थोड़ा समझने की जरूरत है। ओके, तो मैं ये कह रहा हूं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, मतलब पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है। उसको तुम ऐसे समझो, तुमने सुना होगा, तुमने माइक्रोवेव सुना होगा, तुमने रेडियो वेव सुना होगा, इंफ्रारेड भी इवन दैट सुना होगा। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। इसकी डिटेल स्टडी हम आगे के कुछ चैप्टर्स में आएगा तो उसमें करेंगे, ठीक है। बट अभी थोड़ा समझना, ये सबको समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक बात है। अब थोड़ा जरा समझते हैं, इसके आगे थोड़ी बात पे ध्यान देते हैं और जरा देखते हैं क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। सिंपल मतलब ये होता है, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, तुम्हें थोड़ा याद रहेगा तो और मजा आएगी। सबसे पहले ऐसे समझो, एक पूरा स्पेक्ट्रम होता है, कैसे उसको लिखते हैं। सबसे पहले आता है जो हमारी स्पेक्ट्रम में आती है, सबसे पहले कौन सी वेव आएंगी, वो आती है रेडियो वेव। समझना, वो कैसी वेव आती है, रेडियो वेव। रेडियो वेव के बाद आती है माइक्रोवेव, फिर इसके बाद आती है इंफ्रारेड। तुम्हें शायद ये सब पता नहीं होगा अभी, ये थोड़ा आगे का पार्ट है। ये इंफ्रारेड हो गई, कौन सी लाइट रे आ गई, इंफ्रारेड। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो दिस आर इंफ्रारेड, ठीक है। अब और आगे जाएंगे तो इसमें क्या आएगा, विजुअल रीजन। थोड़ा समझना, विजुअल रीजन में इधर होता है रेड कलर और इधर होता है वायलेट कलर। ये थोड़ा तुम याद रख लोगे तो ज्यादा विबग्योर बनता है, तुम्हें समझ में आता होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कौन सी हो गई, विबग्योर, है ना, बना लेंगे वो चलेगा। तो यहां रेड और यहां वायलेट कलर, इस तरह से ये विजुअल रीजन है। फिर इसके बाद क्या आएंगी, अल्ट्रा वायलेट। कौन सी रे आएंगी, अल्ट्रा वायलेट। फिर अच्छा बताओ, इसके बाद क्या आती है, इसके बाद आती है एक्सरेज, है ना, और फिर इसके बाद आती है गामा रेज, और ये क्या आती है, एक्सरेज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप सोचो, ये पूरी जो इस तरह से हम बना रहे हैं, जो बनता हमारा चला जा रहा है, तो थोड़ा सा याद ही रखना, ये पूरा बना लो चाहे तो। ये कैसे आएगा, ये वायलेट कलर होता है, इंडिगो ब्लू, फिर ग्रे आता है, फिर उसके बाद ग्रे के बाद क्या आता है, येलो कलर आता है, फिर ऑरेंज आता है। ये विबग्योर बन जाता है। कितने कलर से, 7 कलर हो जाते हैं। ये बात समझ में आ रही, विबग्योर इस तरह से होता है। तो ये पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। और भी आगे होगा, कॉस्मिक रेज वगैरह भी आती है, बट उनके बारे में भी बातें हम नहीं करना, हम इतने तक भी डील कर लेंगे। तो इसमें इधर जाने पे, इस तरफ जाने पे क्या कम होता है, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। और क्या इंक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी। मेरा मेन जो समझाने का ये वो मतलब था, वो ये वाला पार्ट था। ये वाला पार्ट कौन सा है, इसको हम लोग बोलते हैं विजुअल रीजन। ये विजुअल रीजन में आता है। थोड़ी बात समझना, ये थोड़ा जरूरी है। मैं पूरा उस पर वेब पे नहीं जा रहा हूं, ये मॉडर्न फिजिक्स में और इन सब में बहुत डिटेल से सब चीजें आएंगी, हम बहुत अच्छे से इसको सब पढ़ेंगे। बट अभी थोड़ा सा समझा देता हूं। हमें बेसिकली इस पार्ट को डील करना है ऑप्टिक्स में, क्योंकि ये हमें नजर आता है विजुअल रीजन में जो चीजें आती हैं। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कौन सी पार्ट की स्टडी ऑप्टिक्स में की जाएगी, विजुअल रीजन की। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग इनकी स्टडी नहीं करने जा रहे हैं। अच्छा बताओ, इंफ्रारेड होता है, तो क्या इंफ्रारेड तुम्हें नजर आती है, एक्सरे से तुम्हें नजर आती है। कभी तुमने एक्सरे कराया लाइफ में, तो मान लो तुम एक्सरे कराने जाते हो तो वो क्या करता है, ऐसे बोला हाथ रखो उस पे, उसके ऊपर ऐसे हाथ रखता है और उधर से रे आती है और बोलता हाथ हटा लो। क्या तुम देख पाते हो कि एक्सरे वहां गई तुम्हारे हाथ के अंदर, नहीं दिखती है ना। तो हमें उनकी तो स्टडी नहीं करनी है ना, हमें ये कौन सी स्टडी करनी है, ये बेसिकली। तो ऑप्टिक्स का जो पार्ट हम डील करेंगे वो ऑप्टिक्स में इस पार्ट की स्टडी करनी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कौन सा पार्ट हम रे ऑप्टिक्स में स्टडी करेंगे या ऑप्टिक्स में स्टडी करेंगे, विजुअल रीजन का। थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा, तुम्हें समझ में आया होगा। तो हमें इस पार्ट को डील करना और इसको समझना कि इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, कैसे कैसे आएंगी, क्या क्या पार्ट इसमें रिलेट होगा। और वो मेरे हिसाब से तुम्हें बहुत आसानी से समझ आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो और ये बना लेना, इसको लिख लेना कहीं पे अपने अच्छे उस पे नोट्स में कि ये। अच्छा, इसको याद रखने का तरीका एक और हो सकता है, मतलब थोड़ा स्टार्टिंग में याद ना है तो कभी भी इसको ऐसे याद रखा करो। देखो, रेडियो को डालो माइक्रोवेव में तो वो रेड हो जाता है, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, फिर रेड मतलब इंफ्रारेड, और फिर उसके बाद विजुअल रीजन, फिर अल्ट्रावायलेट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो स्टार्टिंग अगर मिल जाती है तो फिर हमें पता चलता चला जाता है कि आगे क्या आएगा,
है ना। तो थोड़ा याद रखने के लिए रेडियो को डालो माइक्रोवेव में तो वो रेड हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजुअल रीजन। विजुअल रीजन में याद रखना इधर हमेशा वायलेट कलर आएगा, इधर रेड कलर आएगा। तुम्हें पता है वेवलेंथ उसकी कम होती जा रही है। इसमें समझ में आ रहा है? तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरेज, फिर गामा रेज, इस तरह से ये चीजें आती हैं। तो ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसके किस पार्ट की स्टडी हम ऑप्टिक्स में करेंगे? विजुअल रीजन की। ओके, अच्छा, इतना आई थिंक सबको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा एक और चीज इसमें डील करते हैं, वो थोड़ा समझते हैं और क्या क्या कैसे क्या हो सकता है। इतना सबको क्लियर हो गया? लाइट की स्पीड में पता चल गई, ये जो स्पीड है किसकी है? लाइट में जो, अच्छा एक बार बताओ, अब तुम्हें इतना तो पता चल गया कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लाइट कितनी स्पीड होती है? ये। इसका मतलब जो लाइट हमारे पास आ रही है वो कितनी स्पीड से आ रही है? ये। इसका मतलब एनर्जी उसके साथ ट्रेवल कर रही है ना। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट बोल सकते हैं कि जो लाइट रे मूव करती है वो एनर्जी कैरी करके मूव करती है इन फॉर्म ऑफ फोटोन, वो आगे आएगा डील करके। तो वो एनर्जी की स्पीड कितनी है? ये। ओके, तो इसको थोड़ा और समझते हैं। अच्छा एक बात और बताओ, ये पॉइंट तो हमें समझ में आता है एक्चुअली। ऐसे तो हमें समझ नहीं आता है कि भाई लाइट को हम कैसे देख पा रहे हैं, क्या चीजें हैं। मान लो जैसे मैं तुमसे बोलूं, एक्चुअली थोड़ी फीलिंग ऐसी है, तुम याद करो जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी, तो हम क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कभी देख पाए थे? नहीं देख पाए थे ना। हमें थोड़ी ना पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है, बट उसको हमने एक लाइन से रिप्रेजेंट किया था ना। तो वैसे लाइट को तुम कैसे दिखाओगे? मतलब ये बात तो हमें पता है कि मान लो जैसे यहाँ पे कोई सोर्स है, ऐसे कोई मान लो लाइट सोर्स है इस तरह का, तो इससे हमें तो पता नहीं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो वो वेव हम ऐसे ऐसे थोड़ी ना रिप्रेजेंट करते हैं कि हम इस तरह से कुछ दिखा रहे हैं। हम अगर इनको रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसे होगा? क्या अगर मान लो यहाँ पे ऐसा कोई लाइट सोर्स है तो हम ये कहेंगे इससे जो लाइट निकल रही है वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह मान लेंगे, ये इस तरीके से लाइट बाहर निकल रही है। अंडरस्टैंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं रेज। ये लाइट रेज है। तो कहीं पे भी अगर लाइट को दिखाना है तो हम उसको हमेशा किससे दिखाएंगे? रेज से। तो ये हमारी रेज हो जाती हैं जो बाहर निकल रही होती है एक लाइट सोर्स से। एक बल्ब लगा तो उससे लाइट बाहर निकल रही, तो वैसे वेव नेचर में नहीं बनाते हैं हम, उसका ज्योमेट्रिकल नेचर बनाते हैं। तो इसलिए हम हमेशा उसमें एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और उसका एरो लगाते हैं, वो बाहर की तरफ ऐसे निकलते हुए। जैसे तो सोच के देखो ना, इसमें मैं और डिटेल में जा सकता हूं बट उतनी तुम्हें जरूरत नहीं है, और अभी इस स्टेज में तुम उतनी बातें समझ भी नहीं पाओगे क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल होता है इसमें। ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव खतरनाक है, उसमें होता है ये सब चीजें, तो उतनी कोई नीड भी नहीं है। हमें बस इतना समझना है कि एक सोर्स है, तो अगर उस सोर्स से जो लाइट बाहर निकल रही है उसको मान लो हमें रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है, तो हम कैसे दिखाएंगे? एक लाइन से एरो बना देंगे, रे, जिनको हम रे बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो इस सोर्स से हम ऐसे बना सकते हैं। ओके, एक छोटी सी बात और करते हैं। चलो ये हमने रेज को ड्रॉ कर लिया और इस तरह से हम रेज बनाते हैं और दिखाते भी हैं, ठीक। बट अभी एक चीज और सोचो, बेसिक लॉजिक। एक चीज बताओ, अच्छा मान लो मैं आपसे ये कहूं, एक बाउंड्री है। देखो बेसिक 10th लेवल की एक दो चीजें हैं जो मैं थोड़ा पहले भी ले रहा हूं तुम्हें थोड़ा समझाने के लिए, ताकि तुम एक दो चीजें फील कर लो। मान लो यहां से एक लाइट रे आ रही है, ठीक, क्या आ रही है यहां से? एक लाइट रे। अच्छा बताओ, ये लाइट रे आ रही है तो इसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, सपोज लैम्डा है ना, और इसकी एक पर्टिकुलर स्पीड। बात समझ में आ रही? उसी पर्टिकुलर स्पीड होगी। अब बात ये हो रही है, अच्छा एक चीज और याद रखना, ये जो हमने पूरा डील किया है ये सब किस में डील किया? वैक्यूम में। ये बोलना नहीं पता लगा, इसको भी तुम चेंज करते रहो जितनी भी। और ये जो पूरा एनर्जी का फॉर्मेट सब लिखा था ये सब मैंने वैक्यूम में लिखा था कि भाई जिस तरह से पूरा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ ध्यान रखने वाली चीजें हैं, तो वैक्यूम में हमने माना है। अच्छा तो वैक्यूम में इस तरह से माना एक लाइट है, सपोज इधर एक मीडियम है, ठीक है, और मान लो उसका याद करो तुमने उधर पढ़ा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना। तो मान लिया इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये मीडियम 1 हो गया, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने n1 मान लिया और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 मान लिया। ठीक बात समझ में आती कि नहीं आती? और मान लो ये लाइट रे ट्रेवल करके कुछ ऐसे जा रही थी और ये कुछ ऐसे चली गई, जस्ट एज्यूम किया, कुछ ज्यादा उसमें बड़ी चीज नहीं। इसकी वेवलेंथ कितनी? λ1, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? f1, इसकी वेलोसिटी कितनी मान ली? v1। अच्छा अब तुम्हें इतना तो पता चल गया होगा कि अगर मैं ये v1 लिख रहा हूं, चूंकि मैंने c तो नहीं लिखा है, तो पक्का ये किसी मीडियम में होगी, वैक्यूम में तो होगी नहीं, तो मैं c लिखता ना। ये बात अंडरस्टैंड हो रही है कि नहीं हो रही? हाँ, इसीलिए मैंने ये पहले आपको क्लियर कर दिया कि तुम ये मत गलती कर देना कि भाई लाइट सर तो बोल रहे थे कि लाइट रे है, तो लाइट रे आ रही है तो यहाँ v1 क्यों लिखा है? यहाँ पे c नहीं लिख सकता क्योंकि वो वैक्यूम में डिफाइन की गई स्पीड है, और ये किसमें है? कोई मीडियम में। मीडियम में मान लिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? n1।
समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप सोचो जब लाइट यहां आई तो यहां क्या चेंज नहीं होता है? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, इसकी स्पीड भी बदल जाएगी और उसकी वेवलेंथ भी बदल जाएगी। अंडरस्टैंड हो रहा है? कोई इसमें डाउट तो नहीं है? तो इसकी वेवलेंथ मैंने मान ली कि यहाँ पे λ2 है और साथ में इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने f1 ही रखी है और वेलोसिटी मैंने v2 मान ली है। समझ आया? अब देखो, अभी एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा था, तुम लोगों ने उसको ध्यान भी दिया था कि भाई यहाँ पे f इंटू लैम्डा ये पार्ट था। तो जरा समझना, अगर मैं यहाँ पे ये डील करूं तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो नहीं रही, यानी कि अगर मैं f1 की बात करूं, ढंग से समझना, तो f1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? v1 अपॉन λ1। अंडरस्टैंड हुआ? और बताओ यही क्वांटिटी किसके बराबर हो जाएगी? v2 अपॉन λ2। अंडरस्टैंड हुआ? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू λ1 अपॉन λ2। ये कहीं पे भी यूज कर सकते हो, ये नीट के लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस डील करने के लिए काफी अच्छा फॉर्मूला बन जाता है। इसको कहीं भी लगाओ, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है। समझ आया?